आज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ अर्थात जीवन के अनुभव के इस एपिसोड में मेरे साथ एक ऐसे युवा बैठे हैं जो असम के एक बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके जीवन के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए एक हाईटेक शहर में पहुंचकर वहां एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पद पर काम कर रहे हैं। आइए आज जानते हैं जीवन के अनुभवों को एक युवा की दृष्टि से जिसने जीवन भर अभी तक संघर्ष किया हो। आपका स्वागत है जीवन के अनुभव के इस एपिसोड में। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम और आप कहाँ काम करते हैं। थैंक यू मुझे ये अवसर देने के लिए, मेरे अपने एक्सपीरियंस आपके साथ साथ सभी के साथ शेयर करने का सुविधा देने के लिए। करंटली मैं बैंगलोर में रहता हूँ और वहीं पे मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में एज ए लीड सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मेरा जन्म और मेरा शिक्षा असम में विश्वनाथ चारियाली में गेलापुखुरी ग्राम में हुआ था। वहीं मेरा पढ़ाई शुरुआत हुई। क्लास 10 तक मैंने शंकर देव विद्या निकेतन में गांव से ही पढ़ाई किया। उसके बाद प्लस 2, 11, 12 मैंने विज्ञान शास्त्र में पर्ल एकेडमी से किया, विश्वनाथ चारियाली से किया। उसके बाद मैंने नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने MBA इन ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी से 2021 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैं TCS में जॉब कर रहा हूँ। आप TCS को कब ज्वाइन किए थे? 2021। हाँ, 2020। तो इसमें आपको जॉब कैसे मिला, क्या तरीका था? TCS का तरीका होता है, उनका NQT टेस्ट होता है जिसमें इंजीनियरिंग या फिर MBA वाले स्टूडेंट्स के लिए उनका पोर्टल में NQT टेस्ट बोल के एक हर दिसंबर या जनवरी महीने में ये एक पोर्टल में एक लिंक आता है, या फिर ये आप आवेदन कर सकते हैं, उस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो उस समय आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद एक एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस आपका क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश इस बेसिस पे होता है। उसके बाद अगर आप वो क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपका एक मैनेजरियल या टेक्निकल राउंड होगा। आपको आपका विषय के ऊपर, या आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड से है, इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस, या फिर आप मैनेजरियल साइड से हैं तो वहाँ के क्वेश्चंस। यानी कि ये यूनिवर्सिटी की ओर से आपको बताया नहीं जाता कि आप इस तरह के एप्लीकेशन करो, या आप खुद करते हैं? ये यूनिवर्सिटी के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। यूनिवर्सिटी में हमारे साथ ये हुआ था कि हमारा एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। हाँ, तो ओके। तो ये जो आप जॉब कर रहे हैं अभी TCS में, ये मैनेजरियल जॉब है या ये टेक्निकल जॉब है? करंटली मेरा जो है वो टेक्निकल है। हम लोग जॉनसन एंड जॉनसन जापान को हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग जो भी IT रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो हम अपने फील्ड में वो हम लोग देखते हैं। तो फिर यानी कि आपने जो MBA किया इंजीनियरिंग के बाद, उस MBA का कुछ रोल नहीं है इसमें? नहीं, इंजीनियरिंग के बाद MBA मैंने जो किया था मार्केटिंग और ऑपरेशंस कंप्लीटली सप्लाई चेन होता है, लॉजिस्टिक्स होता है। तो वही लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के जो कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे वही, क्योंकि मैं जहाँ पे जो जॉनसन एंड जॉनसन को जो हम लोग जो सपोर्ट दे रहे हैं वो सारा सप्लाई चेन का है। यानी कि आपका कहना है कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट दोनों का ही आपके अभी जो काम है उस पे दोनों का ही रोल है? हाँ, दोनों का रोल है। अच्छा अर्णव जी, बताइए आपकी हॉबियाँ क्या है, आप क्या करते हैं जो आपके पास फ्री टाइम होता है उस समय? मैं पोएम्स लिखता हूँ। बहुत सुंदर। और कभी कभार छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे हैं। और मैं ट्रैवलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है? मैंने पहले नॉर्थ ईस्ट से ही शुरू करते हैं, तो मेघालय, अरुणाचल ये मैं जा चुका हूँ। असम भी बहुत सारे
जगह पे घूम चुका हूँ। फिर मैं हैदराबाद, मुंबई, उसके बाद कर्नाटका के बहुत सारे, जैसे कि मैं बैंगलोर में रहता हूँ तो कर्नाटका के बहुत सारे प्लेसेस जैसे कूर्ग हो गया, चिकमंगलूर हो गए, ऐसे और बाकी कई सारे प्लेसेस हैं। और फिर तमिलनाडु, ऐसे साउथ के ऑलमोस्ट सारे। यानी कि आप घूमते हैं, उसके बाद आप कविताएं लिखते हैं, अपने मन के भाव को प्रकाश करते हैं। एक हाँ। कविता या कोई 2 लाइन सुनाइए आपने जो बनाया हो। हाँ, एक मैंने रिसेंटली लिखा था। जी सुनाइए। ये कौन सी भाषा में? ये असमीज में है। बढ़िया। और ये अभी का जो सीजन है हाँ। उसके ऊपर था। बताइए। ये टाइटल है, शीर्षक है फागुन, जो सीजन है अभी। तो मैंने लिखा है, তুমি ফাগুনৰ ৰঙচুৱা পলাশ, সকলোৱেই চোন তোমাৰ প্ৰেমিক, পিছে তুমি সকলো আওকাণ কৰি কাৰোবাৰ অপেক্ষাত, কিন্তু কাৰ, মই যেতিয়া বলিয়া বতাহ হৈ আহোঁ, তুমি চোন আগভেটি ধৰা, ময়ো থমকি ৰওঁ তোমাৰ পৰশ পাই, আমি যে কিমান কথা পাতো, তুমি বুকু উজাৰি কোৱা তুমি কৰা অপেক্ষাৰ কাহিনীবোৰ, আৰু মই চেষ্টা কৰোঁ ভাঙি চিঙি অহা বান্ধোনৰ কথাবোৰ কোৱাৰ, আবেলিৰ চাহ কাপৰ লগত নামি অহা বেলিৰ হেঙুলি ৰং যে আমি কিমান ভাল পাওঁ, আৰু নামি আহে ৰজনী, পুৱা চোতাল সাৰি থকা গৃহিণীয়ে অনুভৱেই নকৰে আমাৰ বহু অপেক্ষাৰ পিছত হোৱা মিলনৰ, আৰু দুয়ো সাৰ্থক হোৱা প্ৰেমক লৈ ধৰালৈ নামি অহা কাহিনীবোৰ, আৰু আৰু তুমি মোৰ পলাশ, মই তোমাৰ বলিয়া বতাহ। अच्छा, इसका सारांश में अर्थ बताइए। ये ऐसा हुआ है कि पलाश बोल के जो फ्लावर है, पलाश, सो वो रेड कलर का होता है, और रेड हम लोग मोस्टली प्यार का सिंबल, लव का सिंबल बोलते हैं, और वो फागुन में ही फूलता है। तो यहाँ पे सिंबलाइज किया है कि एक प्रेमिका बहुत लंबे समय से वो अपेक्षा करती है अपने प्रेमिक का, और वो उनको चाहने वाले बहुत है, लेकिन वो किसी एक के प्रतीक्षा में रहती है, इतने सारे चाहने वाले होने के बाद भी। और उनका प्रेमिक भी जो उनसे प्यार करता है, वो भी बहुत समय रुकने के बाद, बहुत कष्ट के बाद बहुत दूर से उनसे मिलने आते हैं, और उनका जब उनका मिलन होता है और जब पलाश गिरता है तो वहां पे थोड़ा सीन को चेंज किया है। वहां पे रियलिटी में चीज आता है, जिस घर में वो पलाश का पेड़ है और जिस घर की मालकिन या फिर उसके काम करने वाले उसको साफ करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो पलाश इतने दिन से किसी का इंतजार कर रही थी, और कोई आया, वो आने वाला उसको हवा, जो पागल हवा बोला गया है, जो प्रेमिक है उसको पागल हवा बोला है, और उन दोनों का मिलन के बारे में उनको पता भी नहीं चलता। तो ये आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हुए भी आपने कविताएं लिखी है, क्या ये आवश्यक है कि साहित्य के लोग जो आर्ट्स के एकेडमिक लाइंस के हैं वही कविता लिखे? मुझे तो लग रहा है इंजीनियरिंग विज्ञान के छात्र भी कविताओं में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने मन की भावनाएं हैं, या फिर आपका क्रिएटिव माइंड है, आप क्या सोचते हैं किसी चीज के लिए, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपके विचार क्या है, उसको प्रकाश करने का एक तरीका है। तो इस पे कोई किसी भी बैकग्राउंड का हो, उसका कोई वो नहीं रहता है, आप कोई भी प्रकाश कर सकता है अपने मन के भावों को कविताओं से। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, आपकी दृष्टि में, जैसे आपकी उम्र क्या हुई है अभी? मैं 30 हो गया हूँ। 30 साल के हैं, तो आपने अभी जीवन के 30 साल व्यतीत किए हैं। इस दौरान में आपको क्या लगा कि ये जीवन क्या है, ये जीवन किस लिए हमें मिला है? अभी तक मतलब बोलने से, मतलब अभी भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, चीजें पता चल रही हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे पता चल कर रहा है। लेकिन इतना पता चल गया है कि हमें कुछ करना है, और जो हम करेंगे वो सिर्फ अपने लिए ना हो, मतलब अपने साथ साथ अपने सराउंडिंग्स में जो है उसके लिए भी कुछ अच्छा करे। तो वो क्या होता है, जो भी हम करेंगे बाकी 4 लोगों का भी अच्छा होगा। उस हिसाब से क्या होगा, 10 लोग का ही अगर अच्छा होगा
तो वो 10 लोग और 10 लोग का अच्छा करेंगे। ऐसे होने से यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि अपने साथ भी समाज का भी हाँ उन्नति हो, ऐसे हम लोग संलग्न रहे, है हाँ। ना। तो ऐसा कुछ, जैसे आप तो अपने अनुभव से ये बात बोल रहे हैं, ऐसा कुछ आपके साथ अनुभव है कि आपने समाज के लिए कुछ किया हो अपने नौकरी के साथ? हाँ, क्या हुआ है कि लाइक हमारे फैमिली में हमारे दादाजी से लेकर ही हम लोग सब लोग सोशल काम में, समाज के काम में सब लोग प्रेरणा लेते रहे। हाँ, सब लोग काम करते आ रहे हैं समाज के लिए, समाज के उन्नति के लिए। तो मैं जब भी घर पे रहता हूँ, जब भी मैं आता हूँ 1 महीने 1.5 महीने के लिए, हमारे भैया ने स्कूल, एक नया स्कूल स्टार्ट किया है गांव में ही। तो वहाँ पे मैं खुद क्लासेस भी लेता हूँ और मैं स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करता हूँ कि कैसे, मतलब जो उनको नहीं पता है या फिर उनके मन में भी जब हम लोग छोटे थे बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, या फिर बाहर का लाइफ क्या होता है, ये सारी चीज उनके क्वेश्चंस का मैं जवाब देने का ट्राई करता हूँ। मैं क्लासेस लेता हूँ। उसके ऊपर भी टीचर्स जो है, फैकल्टी मेंबर्स, उनको मेरे अपने अनुभव, एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, हम लोग कैसे डेडलाइंस, स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स को हम लोग कैसे फॉलो करते हैं और उस चीज का, समय का हम लोग कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, वो चीज का भी मैं अपना अनुभव उनसे शेयर करता हूँ। तो दर्शकों देखिए कितना सुंदर कहा इन्होंने। एक ग्रामीण क्षेत्र से एक हाईटेक शहर, कौन सा शहर में करते हैं आप? मैं बैंगलोर में काम करते हुए भी साल में 1 आध महीना निकाल करके गांव में आकर के बच्चों को समझाते, जो गाइडेंस उनको नहीं मिला अपने बचपन में, वो अभी उभरते हुए बच्चों को वो एक गाइडेंस दे रहे हैं, एक प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। तो ऐसे ही नौजवानों से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम लोग को बहुत कुछ सीखना है। बहुत अच्छा लगा अर्णव जी। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपसे गांव के जो बच्चे, जो आपके भैया के स्कूल में पढ़ रहे हैं या अदर जो भी हैं गांव में जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, उनको आपसे प्रेरणा मिल रही होगी, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके हिसाब से जीवन में सफलता क्या होती है? सफलता पाना जिसे बोलते हैं, वो क्या है? सफलता मेरे हिसाब से, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती हो और उस हिसाब से हमने कोई गोल सेट किया है और अगर हम उस चीज को पाने के लिए अगर हम लोग 100% अपना एफर्ट्स देते हैं और हमें चाहे वो मिले ना मिले, उस चीज को मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो भी अपने मन में ये ना रहे कि मैंने नहीं किया, मैंने अपना 100% नहीं दिया। तो उस जर्नी में हमें जितने सारे शिक्षा मिलते हैं, जो एक्सपीरियंस रहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें हेल्प करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि एक गोल रहना चाहिए और उसके लिए हमें हमेशा काम करना चाहिए। आपका गोल क्या है? अभी क्या, अगर मैं बोलूं तो मैं अभी बाहर काम कर रहा हूँ, तो कुछ साल और बाहर मैं करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंसेस लेना चाहता हूँ, बट विद दैट एक्सपीरियंस मैं आना चाहता हूँ, फिर से असम आना चाहता हूँ और उस एक्सपीरियंसेस के साथ हमारे अपने जगह, अपने लोग, मतलब सब अपने ही हैं, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ पे अपने जगह को डेवलप करें, वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंसेस हो, जो मुझे बाहर मिला है, वो यूटिलाइज करके अपने जगह को डेवलप करें। अब बाकी जो लोग हैं उनको हेल्प करें, तो ऐसे। अच्छा, तो आपने जो कहा, आप फिर बैक टू द पेविलियन आएंगे, गांव में आएंगे एक निर्दिष्ट समय के बाद और फिर से जगह को डेवलप करेंगे, लोगों को डेवलप करेंगे, प्रेरणा देंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, वो जब उपलब्धि हो जाएगी, वो जो आपको मिल जाएगा वो सारा चीज, फिर आपके मन में तो और कुछ करूं होता है ना। यानी कि आज के समय में जो आपके लिए सफलता की जो परिभाषा थी, डेफिनेशन थी, गांव में आकर के सेवा करना, वो होने के बाद फिर आपकी और एक लक्ष्य बनेगा। यानी कि सफलता का डेफिनेशन ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए सफलता का डेफिनेशन? उसके आगे भी फिर आपकी और कुछ इच्छाएं होंगी। अभी उतना नहीं सोचा है। ठीक है, मुझे विश्वास है आप सोचेंगे, इस पर भी आप सोचिए कि जीवन का सफलता क्या हो सकता है। आप अनुभवों से निश्चय ही आप उसको उपलब्धि करेंगे। अच्छा, आपके जीवन में रोल मॉडल
कौन है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक आप ग्रामीण क्षेत्र से एक बेंगलोर जैसे शहर में आप पहुंचे हैं, तो इसमें निश्चय ही आपको कोई रोल मॉडल ने आपको सहायता की होगी। तो कौन है आपके रोल मॉडल? ऐसे रोल मॉडल बोलने से पर्टिकुलर ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी नहीं है जी। हर एक समय पे बहुत सारे लोगों ने इंस्पायर किया है। पहले छोटे में भैया ने किया है इंस्पायर, उन्हें देखा है। फिर स्कूल कॉलेजेस में दोस्त या फिर सीनियर रहे हैं जिन्होंने इंस्पायर किया है, जिन्होंने बोला है कि ये रास्ते हैं, ऐसे हैं, यहाँ से ये मिलता है, यहाँ से ये मिलता है। अभी जब मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी भी कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, उनसे भी मैं इंस्पायर होता हूँ। और अभी इस समय में मैं ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ मेरे पिताजी से कि समय के साथ कैसे चलना चाहिए या समय का उपयोग कैसे करना चाहिए, या फिर एक इंसान डिसिप्लिन कैसे बन सकता है और अपना काम को इम्पोर्टेंस कितना देना चाहिए। मैं अभी पहले नहीं, अभी इंस्पायर उनसे हो रहा हूँ, अपने पिताजी से। हाँ। अपने भैया से। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रत्येक के जीवन में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है जिसको आदर्श मान के हम सभी आगे बढ़ते हैं, और आपके रोल मॉडल आपके ही घर में है, ये जान के और अच्छा लगा। आप जब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में जॉब करने गए, आपको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा निश्चय ही, क्योंकि ऐसे एक क्षेत्र से जाके एक बड़े शहर में, एक मेट्रोपॉलिटन शहर में आपको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो एक दो चुनौतियां हैं कि शहर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर आप गांव से, मैं अपना अनुभव बोलूँ तो गांव से हम जाते हैं तो इतना अच्छा नहीं लगता। हो सकती है बड़ी बड़ी इमारतें हैं, रोड्स हैं, गाड़ियां हैं अच्छी, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगता। वो सब एडजस्टमेंट के बीच में भी नया ऑफिस, नए लोग, नया लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें एक साथ होते हैं और उसके ऊपर अपना ध्यान खुद रखना है। हर चीज़ों में नए लोग अपने नहीं होते हैं, उनके साथ भी ऑफिस का काम होता है। तो उन सबको एक साथ करने में एक प्रॉब्लम तो आता है, लेकिन इस बीच में भी चल रहा था। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि मैं नया ही था, बस 1 साल हुए थे। मेरे सीनियर जो थे, एक थे, ही रिजाइन। तो फिर मुझे बोला गया कि तुम ये पोजीशन ले लो एज ए लीड। तो मैंने पहले तो मना किया कि मेरे से नहीं होगा ये। तो बाकी लोगों पे को मेरे ऊपर विश्वास था, उन्होंने बोला कर पाओगे, ट्राई करो, देखो। तो फिर मैंने वो पोजीशन लिया, फिर मैंने किया। अभी तक मैं संभाल रहा हूँ एज अ लीड, और विद इन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैंने जो किया, तो उसके बाद मुझे क्लाइंट से, मैनेजर से, टीम से बहुत सारे अप्रिशिएशंस मिले। तो वो जो फेज था, एडजस्टिंग विथ द न्यू प्लेस, न्यू लोकेशन, मैनेजिंग ऑल स्टफ along with the new position, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन वर्थ इट। अभी अच्छा लगता है कि वो एक समय था जिसने सिखाया और मैं वो उतना कर पाया। बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आप जैसे एक बड़े शहर में पहुंचते हैं, वहाँ अच्छाइयों के साथ कुछ खराबी भी मिलती है साथ में, है ना, समाज में जो व्याप्त रहते हैं, जैसे कि खान पान को लेकर के या जो कि लाइफस्टाइल को लेकर के। तो ऐसा कभी समय आया कि खान पान में, जैसे कि अब जो खुल के अगर मैं कहूँ, जैसे शराब हुआ, ड्रग्स हुआ, जो सिगरेट नहीं पीता उसको सिगरेट की तरफ आकर्षित करना, क्योंकि आईटी सेक्टर में मैंने देखा है कि लोग जम करके सिगरेट पीते हैं, या ये शराब का कल्चर एक है। तो ऐसी चीजों से भी आपको गुजरना पड़ा, या अगर गुजरना पड़ा तो इसका सामना आपने कैसे किया? तो ऐसा होता है कि पार्टीज, कॉर्पोरेट पार्टीज होते हैं, या फिर एक कल्चर हो जाता है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इवन बहुत सारे जगह पे ड्रग्स भी विच इज इलीगल फिर भी मिलते हैं। तो क्या होता है कि आप अगर अपनी चीज पे, एक चीज पे अगर आप फोकस्ड है, या फिर आप स्टिक है, नो आई विल नॉट डू इट, या फिर आई डोंट डू इट, तो मुझे नहीं लगता कि
कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे काम कर पाएगा, बिकॉज मेरे दोस्त हैं, आई हैव फ्रेंड्स, दे आर वेरी गुड पर्सन, बट दे डू स्मोक, दे डू ड्रिंक, लेकिन ऐसा नहीं कि फोर्स कर पाए, बिकॉज नो, लाइक वी कैन नॉट फोर्स अर्नव, ही डजंट डू इट। तो शायद मैंने अपना वो इमेज या फिर अपने काम ऐसे रखे हैं कि वो उस चीज पे जबरदस्ती नहीं कर पाए। नहीं, ये तो आपके संस्कार भी हैं जो आपको अपने घर से, परिवार से, पिताजी से, माताजी से, बड़ों से मिला है। तो मैं इस विषय में थोड़ा जानना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले भी आपने आपके पिताजी के बारे में जिक्र किया था रोल मॉडल के स्वरूप में, तो थोड़ा सा आपके पिताजी के बारे में जानना चाहता हूँ। तो क्या करते थे, कैसे थे, समाज के लिए, परिवार के लिए? मेरे पिताजी एक स्कूल टीचर थे और वो लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर थे। उन्होंने स्कूल एक पहले जिस एरिया पे स्कूल नहीं था उस एरिया पे जाके स्कूल एस्टेब्लिश किया। फिर वो वेंचर था, गवर्नमेंट फंडिंग नहीं था। वो बहुत सालों वहाँ पे पढ़ाने के बाद, बहुत सालों के बाद वो गवर्नमेंट हुआ, गवर्नमेंट प्रोविंशलाइज्ड हुआ। तो ऐसे ही विदाउट सैलरी उन्होंने बहुत साल वहाँ पे पढ़ाया है और बहुत एजुकेशन का जो हम लोग बोलते हैं रोशनी, वो उन्होंने वहाँ पे पहुँचाया है। तो अभी भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, सो वो बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने पढ़ाया है। लाइक सर वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने काउंटिंग सिखाया है, चीजों को जो एक जो हम लोग बोलते हैं कि पुराने ढांचे में वो लोग कैलकुलेट करते थे, उसको नए मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारा चीज सीखा है। किसी ने आर्ट सीखा क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम इस पे आगे जा सकते हो, इस पे कर सकते हो, तो किसी ने उस पे आर्ट सीखा, कोई फिर टीचर बना, कोई दूसरा प्रोफेशन चूज किया। तो वो बोलते हैं कि सर का बहुत उस पे सर का इंस्पिरेशन और सर का बहुत सारा सपोर्ट रहा है, तो उससे अच्छा लगता है सुन के। तो वो शायद वो सक्सेसफुल रहे होंगे अपने चीजों में, तो इसीलिए उनका सहाराना अभी भी सुनने मिलता है, सराहना। अच्छा लगा आपके पिताजी के बारे में जान के। अच्छा अर्णव जी, ये बताइए कि आज युवाओं में सबसे बड़ी समस्या क्या है? युवाओं में समस्या एक आपने जिक्र किया, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग्स विच इज देयर। उसके अलावा भी मैं सोचता हूँ कि इंटरनेट से मिसलीड होना, कि मैं ये भी कर पाऊंगा या फिर मैं ये भी कर लूंगा, या फिर शायद मैं नहीं हूं इस चीज के लिए। और कंजम्पशन, रील्स, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स या फिर जो चीज है, कंजम्पशन पे ज्यादा फोकस्ड है रादर देन क्रिएटिंग। मतलब ये जो आपने बताया इंस्टाग्राम, रील्स या फेसबुक, ये सब, अब देखिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जुड़ा है और सुनने में ये भी आया है कि इससे कमाई भी होती है। क्या ऐसा लगता है कि आपको कि ये कमाई के चक्कर में हर कोई रील्स बनाने में, रील्स देखने में, इस चीज में ये ट्रैप्ड हो गए हैं? ऐसा है क्या? जो बना रहे हैं या फिर जो कुछ उससे क्रिएट कर रहे हैं, दे आर ऑन द, क्या बोलूं मैं, फायदे के साइड में है। और कंजम्पशन विच इज वेरी बैड, मतलब जो कुछ नहीं कर रहा है वो सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, देख रहा है, बस स्क्रॉल किए जा रहा है, देख रहा है और खुद कुछ नहीं कर रहा है। तो दैट इज मतलब नेगेटिव साइड, वो ज्यादा खराब है। कोई कुछ कर रहा है, अपना कुछ क्रिएटिविटी निकाल रहा है उस चीज को लेके, दिस इज हाउ, दैट इज गुड। मतलब अगर हम किसी चीज को, उसको हम एज अ टूल यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम हो या फिर एआई हो, किसी भी चीज को, सोशल मीडिया को हम एज अ टूल यूज कर रहे हैं और अपना क्रिएटिविटी को उसके साथ जोड़ रहे हैं, सो वो हमको फायदा कर रहा है। इतना ही नहीं, हमने ये भी अभी ऑब्जर्व किया है कि जैसे बच्चों में इतना अधिक ये चीजों, इसका इंस्टाग्राम का या वीडियोस का जो कंजम्पशन हो रहा है, बच्चे थोड़े से अपंग टाइप के भी हो रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल जब थमा देते हैं माँ बाप,
तो बिना मोबाइल के वो रह नहीं पाते, एक बीमारी भी हो गई है। क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप आईटी से हैं। हाँ, तो ये देखा है कि बच्चे को फोन दे दिया जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि करंट्स पहले क्या होता था कि एक फैमिली में बहुत सारे लोग रहते थे जी। 4-5 दादाजी हो गए, दादी माँ होती है, या फिर फूफा मतलब फूफी होती है, या फिर मासी होती है, ये होते हैं पेरेंट्स के अलावा भैया। तो अभी मोस्टली क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली होता है, पेरेंट्स आर वर्किंग और एक बच्चा होता है, या फिर उनका एक मेड होती है, या फिर नैनी होती है। तो क्या होता है कि अपने काम के साथ साथ उस बच्चे को संभालना थोड़ा डिफिकल्ट या फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस समय में क्या होता है कि फोन दे दिया जाता है कि बच्चा चुप रहे, लेकिन वो एक धीरे धीरे वो हैबिट बन जाता है और उसके अलावा नहीं रह सकते। लेकिन देयर आर मेनी अदर वेज कि वो उस चीज को वो करने के लिए स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं, बहुत सारे ये राइम्स हो गए या फिर पढ़ाने का चीज हो गया, आजकल पेरेंट्स फोन से ही, या फिर जो आजकल तो बहुत सारे ऐसे वो भी निकल गए हैं ऐप से ही बच्चों को ऐप से पढ़ा सकते हैं। वो नहीं करके जो पेन एंड पेपर का मेथड है उससे पढ़ाने से मुझे लगता है कि बच्चे ज्यादा सीखेंगे भी, ज्यादा कंसंट्रेट भी कर पाएंगे और ये वाला जो हैबिट है वो नहीं रहेगा। अच्छा अर्णव जी, आप जैसे पूर्वोत्तर भारत से आप दक्षिण भारत में गए हैं, इसमें जो खान पान, रहन सहन या जो पूजा पद्धतियां हैं, उपासना पद्धति हैं, इसमें कुछ फर्क दिखा आपको? हाँ, फूड से अगर हम शुरुआत करें तो इट्स टोटली डिफरेंट। राइस वहाँ का भी मेन फूड है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे ब्रेकफास्ट आइटम, लंच आइटम, डिनर आइटम सारे डिफरेंट हैं। खाने के चीज़ों में मसाला ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे, और हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। और आध्यात्मिकता में अगर हम देखेंगे सो मुझे लगता है, मैंने जो अपना अनुभव है, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के लोग, दे आर डीपली कनेक्टेड विथ देयर रूट्स, दे आर वेरी मच स्पिरिचुअल। और मैं खुद को भी ऐसा नहीं है कि मैं स्पिरिचुअल नहीं था, आई डू बिलीव इन गॉड, और थोड़ा बहुत था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा अपने कलीग्स, सीनियर्स या फिर लोगों को, दे आर वेरी कनेक्टेड, और मंदिर जाते हैं खुद, और अपने जो बच्चे हैं उनको भी लेके जाते हैं। तो इट्स गेटिंग पास टू द जनरेशन, मतलब ऐसा तो नहीं। ये जो मंदिर जाना ये स्पिरिचुअलिटी है क्या? सिर्फ मंदिर जाना नहीं, मतलब एक मंदिर जो सिर्फ मंदिर नहीं, मतलब अपना अपना धर्म के हिसाब से। तो मैं खुद मंदिर जाता हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ। तो मंदिर जाना और जो अपना अंदर का जो मन है उसको कनेक्ट करने का ट्राई करना किसी सुपर पावर के साथ। तो ये योग के थ्रू भी हो सकता है। तो कोई मंदिर जाके भगवान का पाठ करके भी ये ट्राई मतलब करते आप हैं। कैसे करते हैं? आप ईश्वर से कैसे कनेक्ट होते हैं? हाँ, मेरा नियमित ध्यान होता है। मेरा जो पूजा के समय, नियमित पूजा के समय सुबह जो ध्यान होता है, उस ध्यान में मैं मेरा चेष्टा रहता है कि मैं भगवान के स्पिरिचुअलिटी के साथ में कनेक्ट हो पाऊँ। आप रोज सुबह पूजा करते हैं? हाँ, मेरा रोज सुबह पूजा पाठ। कितने मिनट का ध्यान करते हैं आप? मेरा पूजा 20-25 मिनट का चलता है, उसमें 15 मिनट ध्यान रहता तो ये ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, ये क्या है, जीवन में आवश्यक है? हमने देखा अभी नौजवान ये सब चीज से इतना ताल्लुक नहीं रखते हैं। आपका क्या कहना है, कितनी आवश्यक है? बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान ऐसा एक चीज है, ये ऐसी एक कला है, आर्ट है, मतलब ये हमारे दिमाग को जो ज्यादा सोचता है जिसको सप्रेस करता है, और मुझे लगता है कि एक पाथ दिखाता है। हम खुद को रिलैक्स कर पाते हैं, खुद के माइंड को रिलैक्स कर पाते हैं इस चीज से। लाइक विथ दैट
जैसे एक्सरसाइज भी हमको हेल्प करता है, योगा हेल्प करता है, एक्सरसाइज भी हमारे जो अभी मतलब काइंड ऑफ ट्रेंडिंग की स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लेकिन अगर हम देखें इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए हम एक्सरसाइज और योग या फिर जो ध्यान है ये बहुत हेल्प करता है। आपने अभी कहा एंजाइटी, डिप्रेशन, कभी आप इनसे गुजरे हैं क्या? फील हुआ है कि ऐसे कुछ टाइम थे जिस टाइम पे ये फील हुआ है, और ये भी रियलाइज हुआ है कि वी कैन ओवरकम इट। आपने कैसे ओवरकम किया? आई केप्ट माई सेल्फ बिजी। मुझे जो अच्छा लगता है कि मैंने उस समय पे कुछ बुक्स पढ़े, मैंने लिखा भी, मैं जैसा लिखता हूँ मैंने लिखा, मैं दोस्तों के साथ मिला, बातें की, थोड़े घूमने चला गया, ऐसा था। प्लस योगा करता था मैं, तो इट हेल्प मी अ लॉट। आपने बहुत अच्छा कहा, स्वयं को जो बिजी रख सकता है ना वो कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता है ना, या एंजाइटी उसको शिकार नहीं बना सकता है। और ध्यान भी एक तरीका है, एक मार्ग है जो इसको एंजाइटी, डिप्रेशन को कंट्रोल में रखे। तो आईटी सेक्टर में तो काफी लोग फिर इसमें एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार होते हैं क्या? हाँ, बहुत सारा है ये कि लोगों का, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि शेड्यूल की काम है, उसके साथ फैमिली है, तो उस बीच में कहीं मतलब वो मिस आउट कि हमें वर्कआउट करना है या फिर ध्यान करना है, तो उस हिसाब से मतलब हम एक रेस में घुस जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम कब इस चीज का शिकार हो रहे हैं, और बहुत समय बाद उस चीज को रियलाइज होता है। अच्छा, ये जो आपने रेस कहा, कंपटीशन, जैसे कि हमारे यहाँ असम में कॉर्पोरेट में एक कंपटीशन है, उसको मेरे से ज्यादा तनख्वाह मिल गई, उसको इस बार प्रमोशन मिल गया, इंक्रीमेंट हो गया, और मैं थोड़ा एंजाइटी, डिप्रेशन में चला गया। सोचते सोचते अगले बार भी उसका भी और अच्छा इंक्रीमेंट हुआ, मेरी इंक्रीमेंट कम हो गई। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट वहाँ भी है, आईटी सेक्टर में भी होता है क्या? हाँ, आईटी में भी ये होता है कि एवरीवेयर लाइक कंपटीशन इज देयर, तो ये होता है। लेकिन उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, इस चीज को लेके कुछ ज्यादा सोचने से अच्छा है वी हैव टू सी मेरा किस लिए नहीं हुआ, वेयर इज द गैप, एग्जैक्टली, मेरा किस चीज में कमजोरी है जिस लिए मुझे नहीं हुआ और दूसरे को क्यों मिला, व्हाट एल्स ही और सी हैव और हैज। अच्छा, आपके आईटी सेक्टर में अप्रेजल जो होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो किस आधार पर होते हैं और कैसे होते हैं? परफॉर्मेंस अप्राइजल इज, हम कुछ गोल सेट किए होते हैं और कंपनी करती है, और उस गोल पे हम कितने, उस पे रेटिंग्स मिलता है, दैट इज रेटिंग्स। लेकिन मोस्टली डिपेंड करता है कि आप कितने इन्वॉल्व है आपके काम पे, आपको कितने सारे अप्रिशिएशंस मिले हैं, आपने कितना कठिन काम किया है, कितना आपने चीजों को अच्छे से हैंडल किया है, उस हिसाब से आपको वो मिलता है। प्री डिफाइंड केपीआईज होते हैं, है ना? और उसकी जो एक मार्किंग होती है, ये सब क्वांटिटेटिव होती है ना, न कि क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होते हैं, और उसके बेस पे होता है। वर्क लाइफ का जो बैलेंस है वो कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? वर्क लाइफ बैलेंस बोला जाए तो हमेशा नहीं होता है, कभी कभी काम ज्यादा होने के कारण वो बैलेंस नहीं हो पाता है, लेकिन every day I try to take some time for myself. Myself means मेरे लिए, मैं अपने फैमिली से बात करूंगा रोज, जितने भी समय के लिए हो, 10 मिनट 15 मिनट हो, मैं बात करूंगा और मेरे दोस्तों को समय दूंगा। और ऑल्दो सब कुछ डोरस्टेप पे आ जाता है, मैं ट्राई करता हूँ अपने दोस्त के साथ बाहर चाय पीने जाएं, कुछ डिस्कशंस होते हैं, करंट सिनेरियोज इन जियोपॉलिटिक्स, फाइनेंस, स्टॉक्स या फिर द पॉलिटिक्स, ये सारे चीज डिस्कस होते हैं। तो मतलब ऐसे दोस्त, फैमिली रिलेशंस, इन ये अपने काम के साथ भी ये रखता हूँ, काम को एज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ, नॉट सारा काम ही मेरा दिन है, ये नहीं करता हूँ। सैटरडे संडे में फुल
छुट्टी लेता हूँ, तो एज ए IT एम्प्लॉय मतलब फुल छुट्टी होता है वो मैं खुद के लिए लेता हूँ। और मंडे टू सैटरडे एवरी डे आई ट्राई टू वर्कआउट, एक्सरसाइज, रनिंग हो गया या फिर जिम हो गया, आई ट्राई। बहुत सुंदर। अच्छा, आपका जो जब आप क्लास 10 या 12 में थे तब क्या आप इंजीनियर ही बनना चाहते थे या कुछ और? पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे क्लास 10th और 12th पे साइंस तो लेना है ये श्योर था मैं। तो 10th और 12th में जब पढ़ाई किया तो और टीचर्स के साथ काउंसलिंग भी किया जब तो फिर पता चला कि ठीक है, आई विल ट्राई फॉर बोथ। ऐसा कुछ चूज नहीं किया था मैंने, आई विल ट्राई फॉर बोथ, मेडिकल और इंजीनियरिंग, ऐसा मैंने कुछ सेग्रीगेट नहीं किया था। तो मुझे इंजीनियरिंग का अपॉर्चुनिटी मिला। आप खुश हैं अभी इस प्रोफेशन में? हाँ, मैं खुश हूँ फिलहाल। अगर आपको एक मौका दिया जाए कि आपको भूत में जाकर के, पास्ट में जाकर के एक ऐसे एक घटना को चेंज करना हो, तो आपको कौन सी घटना चेंज करना चाहेंगे? पास्ट में जो कि आपके करियर को बदले, हाँ, उसकी दिशा को बदले। ऐसा कुछ आई वुड हैव डन कि इंजीनियरिंग का जो समय था वो समय था टीनेज समय था। पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत मौज भी की, तो इतना ज्यादा एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में इतना सारा आइडिया नहीं था। मैं और ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करता, और मैं अगर उस समय पे अपने आप को 5 घंटे दे रहा था तो मैं खुद को ये बताता, नो यू हैव टू गिव 10 hours फॉर योरसेल्फ बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। सुंदर। अच्छा, अब भविष्य में आप 5 साल बाद स्वयं को कहाँ देखते हैं? 5 साल बाद ऑफ कोर्स इन अ गुड organization, IT organization, in a good position, with a happier life. बहुत सुंदर। हैप्पियर लाइफ क्या होता है? Happier life in the sense वर्क लाइफ बैलेंस के साथ मैं अपने परिवार के साथ मतलब अपने सुख, मतलब मैं कैसे बोलूं कि आई एम हैप्पी, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, अलॉन्ग विद दैट मुझे अपने पर्सनल चीज़ों पे भी टाइम मिल रहा है और मेरे परिवार को भी मैं टाइम दे पा रहा हूँ। वो मैं सोचूंगा कि मैं हैप्पी हूँ, और उनके साथ भी मैं बाकी चीज़ों में इफ सोशली मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ तो आई विल थिंक दैट आई एम हैप्पी। अच्छा, आपने शुरुआत में कविता सुनाया था ना, उस कविता में 2 पात्र थे। एक था हवा, है ना? हाँ, बसंत की हवा, और दूसरा एक फूल, लाल रंग के फूल। हाँ। उसमें मुझे समझ में आया कि अब वो हवा है, बसंत की हवा है। तो लाल फूल कोई है क्या? लाल फूल अभी फिलहाल मैं ऐसे अभी बोलने जाऊं तो अभी है फिलहाल, लेकिन लिखने में आई डोंट थिंक कि किसी का होना जरूरी है जी। ये जो लिखता है उनका ये क्रिएटिविटी है कि वो किसी एक सिनेरियो को क्रिएट करे और उसमें घुसे और उस पात्र का रूप ले और वो लिखे। यानी कोई लाल फूल नहीं है? नहीं है, लाल फूल है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा लिखने के लिए जी। कि किसी का होना ही जरूरी है, ये नहीं है। अच्छा, आप युवाओं को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को डिसिप्लिन which makes everyone perfect, और do not mislead, do not go to the social media things or YouTube videos or something else and mislead yourself. अपना फोकस और गोल स्ट्रॉन्ग रखे, जिसपे एक्सटर्नल फोर्सेस, उस पे किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्सेस उसको तोड़ ना पाए, तो उस पे फोकस रहे और कंसिस्टेंट रहे। दे विल बी सक्सेसफुल, वी विल बी सक्सेसफुल वन डे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्णव जी, आपसे आज चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा, कई नई चीजें जानने को हमें अवसर मिला। फिर आपसे मिलेंगे कभी। बहुत बहुत धन्यवाद।